कल्पना कीजिए, एक ऐसा बालक जिसने बचपन में ही अपने मन में यह सवाल उठा लिया था, क्या भारत हमेशा विदेशी शासन के अधीन रहेगा? बड़ा होने पर वह बालक कैसा होगा? 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। उनके पिता जानकी नाथ बोस कटक के प्रतिष्ठित वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक एवं संस्कारवान महिला थे। एक बड़े परिवार में पले बढ़े सुभाष के व्यक्तित्व पर घर के अनुशासन, शिक्षा और भारतीय संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही सुभाष गंभीर, अनुशासित और आत्मचिंतन करने वाले बालक थे। उनके मन में सेवा, त्याग और आत्मसम्मान जैसे विचार धीरे धीरे गहरे होते चले गए। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देशवासियों के साथ होने वाले भेदभाव उनके बाल मन को प्रभावित करते थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई में वे अत्यंत मेधावी थे, लेकिन उनके लिए शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का साधन नहीं थी। वे अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझना चाहते थे। किशोरावस्था में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। विवेकानंद का आत्मविश्वास, राष्ट्र सेवा और चरित्र निर्माण का संदेश सुभाष के भीतर एक नई चेतना पैदा कर रहा था। धीरे धीरे उनके मन में यह भावना मजबूत होने लगी कि भारत की वास्तविक उन्नति केवल व्यक्तिगत सफलता में नहीं, बल्कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और उसके सम्मान की पुनर्स्थापना में है। एक मेधावी विद्यार्थी से राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले युवा बनने की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। आने वाले वर्षों में यही राष्ट्रवादी चेतना सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी और प्रभावशाली नेताओं में से एक बनाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन में जन्मी देशभक्ति अब उनके जीवन का उद्देश्य बनने वाली थी। शिक्षा ने उनके जीवन को दिशा दी, जबकि देश की गुलामी ने उनके मन में अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम कहानी इतिहास की। आज के इस वीडियो में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। अब वह समय आ गया था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की स्वतंत्रता का सपना देखने वाले एक युवा नहीं, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले एक राष्ट्रीय स्तर के युवा नेता बनने वाले थे। 1921 में उन्होंने अपने जीवन की दिशा निश्चित कर दी और वह दिशा थी भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना। 1921 में भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा का रास्ता छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत लौटते ही वे महात्मा गांधी जी से मिले और जल्द ही बंगाल के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास के साथ राजनीतिक कार्यों में सक्रिय हो गए। चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु बने। सुभाष ने कलकत्ता में राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और ब्रिटिश शासन के विरोध से जुड़े आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सक्रियता और संगठन क्षमता ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही एक उभरता हुआ राष्ट्रवादी नेता बना दिया। लेकिन सुभाष की राजनीतिक सोच में एक बात स्पष्ट, वे भारत की स्वतंत्रता को लंबे समय तक टालने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधिक आक्रामक, संगठित और निर्णायक संघर्ष की आवश्यकता है। यहीं से कांग्रेस के भीतर उनके विचारों का टकराव शुरू हुआ। महात्मा गांधी का विश्वास अहिंसा, सत्याग्रह और जन आंदोलन की शक्ति में था, जबकि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अधिक तेज और कठोर राजनीतिक संघर्ष के पक्षधर थे। दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति अलग अलग। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना, औद्योगिक विकास और आधुनिक भारत के निर्माण पर जोर दिया गया। लेकिन 1939 में स्थिति और जटिल हो गई। सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ा और पट्टाभी सीतारामैया को हराकर विजय हुए। यह गांधी जी की पसंद के विरुद्ध हुआ था। इसके बाद कांग्रेस के भीतर मतभेद और बढ़ गए और सुभाष को पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। अंततः अप्रैल 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इससे कुछ ही समय बाद मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर और बाहर मौजूद उग्र राष्ट्रवादी शक्तियों को संगठित करना और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को तेज करना था। अब सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नहीं था, वे भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी अलग राजनीतिक राह भी तैयार कर चुके थे। कांग्रेस के भीतर विचारों में मतभेद की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग राह चुन ली। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य, जो कि बहुत शक्तिशाली है, उसको चुनौती कैसे दी जाए। भारत के भीतर राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ नेताजी ने प्लान बनाया कि भारत से बाहर विदेश की धरती में भी भारत की आजादी के लिए समर्थन प्राप्त किया जाए और प्रयास किए जाए। और फिर वह समय आया
जब एक नजरबंद नेता अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया और फिर वही उनकी आंखों का सबसे बड़ा कांटा बन गए थे। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी बिगड़ती सेहत और बढ़ते जन समर्थन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल से रिहा तो कर दिया, लेकिन घर में ही नजरबंद कर दिया। लेकिन अंग्रेज शायद यह नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति को वो एक घर में बंद समझ रहे थे, वह देश की आजादी के लिए एक ऐसी योजना बना रहा था जो आने वाले वर्षों में इतिहास बदलने वाली। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश निगरानी को चकमा देकर अपने घर से साहसिक पलायन किया। वे भेष बदलकर भारत से बाहर निकले और लंबी तथा जोखिम भरी यात्रा के बाद अफगानिस्तान होते हुए सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास किया। उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और भारतीय युद्धबंदियों से एक सैन्य बल संगठित करने का प्रयास किया। लेकिन यूरोप की परिस्थितियां बदल रही थी और सुभाष चंद्र बोस समझ चुके थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए दक्षिण पूर्व एशिया अत्यधिक महत्वपूर्ण मोर्चा बन सकता है। 1943 में जर्मनी से एक अत्यंत जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा के जरिए जापान पहुंचे। दक्षिण पूर्व एशिया में उस समय हजारों भारतीय युद्धबंदी मौजूद थे। यही सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। उन्होंने सैनिकों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष ने आजाद हिंद फौज को संगठित किया और उसके सैनिकों को भारत की धरती पर लड़ने के लिए तैयार किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देते हुए भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचना। इसी संकल्प के साथ उनका प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो गूंज उठा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार यानी स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की। कई देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। अंडमान और निकोबार द्वीप का प्रशासन भी जल्द आजाद हिंद सरकार को सौंपा गया और सुभाष ने इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखे। 1944 में आजाद हिंद फौज ने अपनी सेना के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा की ओर अभियान शुरू किया। सैनिकों ने मणिपुर के मोइरांग तक पहुंचकर भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया। हालांकि परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थी और सैन्य अभियान अंततः सफल नहीं हो सका, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने यह साबित कर दिया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक संगठित भारतीय सेना भी ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। नेताजी अब केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वे हजारों भारतीय सैनिकों के सेना नायक बन चुके थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला, दिल्ली चलो का नारा दिया और उनका प्रसिद्ध नारा सभी को मालूम है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे के साथ उनके सैनिक भारत की भूमि में प्रवेश कर चुके थे। दिल्ली चलो का नारा आजाद हिंद फौज के सैनिकों के मन में उम्मीद जगा रहा था, लेकिन समय हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं होता और इतिहास भी हमेशा एक जैसा नहीं चलता। द्वितीय विश्व युद्ध का रुख बदलने लगा और आजाद हिंद फौज के सामने चुनौतियां ज्यादा कठिन होने लगी। 1945 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध निर्णायक मोड़ पर था और फिर नेताजी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को इतिहास में रहस्य बना दी। 1944 में आजाद हिंद फौज का अभियान भारत की सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन युद्ध की परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा और आजाद हिंद फौज के सामने भी कठिनाइयां बढ़ती चली गईं। हथियार, रसद और सैनिक सहायता की कमी ने उनके अभियान को कमजोर कर दिया। 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का रुख पूरी तरह बदल चुका था। जर्मनी की हार के बाद जापान भी लगातार पराजित हो रहा था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भी पीछे हटना पड़ा और बड़ी संख्या में सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमे चलाने शुरू किए। लाल किले में हुए आजाद हिंद फौज के मुकदमों ने पूरे भारत में जबरदस्त जन भावना पैदा कर दी। हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदायों के लोग इन सैनिकों के समर्थन में एकजुट दिखाई दिए। इसी बीच अगस्त 1945 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सुभाष चंद्र बोस के जीवन को रहस्य में बदल दिया। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस के ताइवान के ताइहोकू, जिसे आज ताइपेई कहा जाता है, में विमान दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने और बाद में उनकी मृत्यु होने की खबर सामने आई। लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर वर्षों तक सवाल उठते रहे। क्या वास्तव में उस दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हुई थी? क्या वे कहीं जीवित रहे? इन सवालों ने भारत में लंबे समय तक बहस और जांच को जन्म दिया। भारत सरकार ने समय समय पर विभिन्न जांच समितियां और आयोग गठित किए। शाहनवाज समिति, खोसला आयोग और बाद में मुखर्जी आयोग ने इस मामले की जांच की। हालांकि इन जांचों के निष्कर्ष को लेकर भी पूर्ण सहमत नहीं बनी। लेकिन नेताजी की विरासत केवल उनकी मृत्यु के रहस्य तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक अलग दिशा दी। उन्होंने विदेशों में भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाया, आजाद हिंद फौज को संगठित किया और हजारों भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए
लिए सैन्य संघर्ष का विश्वास पैदा किया। आज भी उनका नाम साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति के साथ लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था और उसी सपने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रसिद्ध उद्घोष आज भी इतिहास के पन्नों से गुजरता है। सुभाष चंद्र बोस की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने भारत की स्वतंत्रता को अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बना लिया था और इस लक्ष्य के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी के साथ साथ कांग्रेस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राह अलग अलग थी, लेकिन लक्ष्य वही था जिसके लिए करोड़ों लोग संघर्ष कर रहे थे, भारत की आजादी। बेशक नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे, लेकिन वो हमेशा महात्मा गांधी को सम्मान की नजर से देखते थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की पदवी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता मात्र कल्पना नहीं थी, बल्कि यह उन तमाम बलिदानों का परिणाम थी जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय इतिहास में और वर्तमान में अदम्य साहस, देशभक्ति और नेतृत्व के लिए जाना जाता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।